स्वस्ति नस्तारक्षो वर्षनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदस्वा मरुता वृषणे मातरा शुभं मायावानुविद देशसु जगमया यतिं जीवा मनवा सूर्यचक्षुषो विष्णु देवा अवसागमनि भद्रं करणे विसृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छविर्जत्रा स्थिररङ्गैस्तुष्ट्वा विप्रसेमहि देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाय त्राणस्यग्राजरसं तनूनां पुत्रा सुयात्रिपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषिता युरगन्तो भवति अदितिरन्तरिक्षमदितिः माता सपिता सपुत्राय दितिरिजनामदितिरि जनित्वम् ओं नौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति गुंग शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति सर्वगुंग शान्ति सामा शान्ति रेधि यतो यथा समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु गजाभो अभयन्ना विश्वानि देव सवितुरदुरतानि परासु यदवत्रतन्य आसु ओम शांति 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 सुशांति भवति सर्वारिषि शांति भवति मंगल भवतु कल्याण भवतु आरोग्य भवतु शुभ संपदा भवतु वक्रतुंड महाकाये कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे देश में आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रशांत सराफ सर उपस्थित हैं। शिव सिटी प्रतापगढ़ साकेत परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम की संयोजक करता जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज कराया जा रहा है सुश्री दीपाली मैडम और निरीक्षक कोतवाली नगर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे थाना प्रभारी बेलम सर भी उपस्थित हैं। हम आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन करते हैं। साथ ही हम लोग औपचारिक तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आह्वान करना चाहेंगे मानसी, गौरी और साक्षी को कि वो विद्या के इस पावन मंदिर में माँ सरस्वती की पूजा के लिए आए और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को दिशा देने का कष्ट करें। मानसी चाहिए आपको? तेरी वीणा की बन जाऊं तार, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर की हो देवी हो माता, विद्या बुद्धि की तुम ही हो दाता, तुम ही स्वर की हो देवी हो माता। मैं भी जानू सुरों का सार,
मैं भी जानूं सुरों का सार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में सरस्वती वंदना का कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सुनिश्चित हुई। हमारे इस महाविद्यालय में शिरडी के साई समर्थ की कृपा सदैव बरसती रहती है। स्वयं वो यहाँ पर विराज होकर के हम सभी साकेत परिवार के लोगों की सदैव रक्षा करते रहते हैं। हमें अग्रणी बनाने में उनकी सदैव भूमिका रहती है। किसी भी कार्यक्रम में हम लोग बगैर उनकी वंदना के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे में मैं बुलाना चाहूंगा मानसी ग्रुप को कि वो आए और आज के इस पावन अवसर पर साई वंदना कर साई दादा की पूजा करने का कष्ट करें। एक मिनट देखो देखो हाँ ये नजदीक है वो गाना इस पे रहने ठीक है। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया निधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई चरण की धूल को माथे जो लगाओगे, पुण्य चारों धाम का शिरडी में ही पाओगे। होगा तुम्हारा वही कल्याण, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। शिरडी के दाता सबसे महान, शिरडी के दाता सबसे महान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव, ये हमारे देश की वैदिक कालीन परंपरा है। सदैव जो भी अतिथि हमारे घर पधारते हैं उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन हम अपने ईश की तुलना में करते हैं, अपने ईश्वर के बराबर उनका सम्मान करते हैं। हमारे साकेत परिवार की भी यही परंपरा है। हमारे इस पावन भूमि पर जब भी किसी अतिथि का आगमन हुआ, जब भी स्वागत करने का हमें अवसर मिला, हमने भरपूर स्वागत, अभिनंदन व वंदन किया है। आज हमारे बीच में शिव साहब उपस्थित है। आज आपके स्वागत का अवसर हमारे पूरे परिवार को मिला हुआ है। अपने परिवार की ओर से मैं स्वागत वंदन के लिए बुलाना चाहूंगा नेहा सिंह को, सरोनी गौड़ को कि वो आए और स्वागत गीत के माध्यम से हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। बच्चों का लिया तुमने? अच्छा
उधर में कर लो। हाँ भिजवा रहे हैं, दे सक रहा है। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। साकेत के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, साकेत के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार, हृदय में प्रेम लिए खड़े हैं अपने द्वार। दीप तिलक की थाल सजा अभिवादन को तैयार, दीप तिलक की थाल सजा अभिवादन को तैयार। शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं, शीश झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। साकेत के प्रांगण में हम वंदन करते हैं, साकेत के प्रांगण में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। स्वागत की इसी कड़ी में मैं अपने प्राचार्य मैडम से आह्वान करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सम्मान करें। तो प्राचार्य मैडम से भी आग्रह है कि अभी पुष्प गुच्छ देकर के आप दीपाली मैडम को पुष्प दीपाली मैडम को देकर महाविद्यालय प्राचार्य मैडम द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा जी हमको करा दीजिए। हाँ लेके जाओ बैठ लो, तुम जाओ बस हमारे बीच में इसको लेके जाओ। हमारे थाना प्रभारी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए डॉक्टर ज्योति सिंह, मैं साइंस विभाग की सहायक प्राध्यापिका हैं। आपके द्वारा हमारे शिव साहब का स्वागत लाइट लगाकर हमारी श्रद्धेय प्राचार्य मैडम द्वारा किया जा रहा है। बड़ा इसी अवसर होता है जब हमारे विद्यालय प्रांगण में किसी के स्वागत अभिनंदन का अवसर हमें मिलता है। अंगवस्त्र भारतीय परंपरा का एक महान सम्मान का द्योतक है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही दीपाली मैडम को जो कि इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं, आपका भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित आपको किया जा रहा है। श्री अनुपम त्रिपाठी जी को जो हमारे हमारे यहाँ जो भी पधारे हैं सब हमारे अतिथि हैं, आपके स्वागत का अवसर हमें मिला हुआ है। इस अवसर को कंचनलता में हमारे बीच में उपस्थित है, उनको भी संतोष मिश्रा सर से आग्रह है कि आप बुके लेकर के उनका स्वागत करें और साथ ही बैच हमारे छात्राओं द्वारा लगाया जाए।
प्रभा भारती मैडम से आग्रह है कि आप मैडम को साल पहनाकर सम्मानित करने का कार्य करें। आगे बता। ये हमारे साहित्य परिवार का परम सौभाग्य होता है कि हमारे बीच में हमारे इस पावनपूर्ण भूमि पर विभिन्न अतिथियों का आगमन होता है और आज तो बहुत सौभाग्य भी है। पहले हमारे बीच में हमारे जिला के कप्तान साहब का प्रथम आगमन होना था, लेकिन किसी कारण से उनका आगमन नहीं हुआ, लेकिन हमारे बीच में शिव के साथ का प्रथम आगमन हुआ है, जो कि हमारे साहित्य परिवार के लिए एक गौरव की बात है। हमारे बीच में आप जिसे मुख्य अतिथि के रूप में आप पधारे, हमें गौरवान्वित किया, हमारे अतिथि को स्वीकार किया। आप बोलेंगे आप? अच्छा, समय का अभाव है, ऐसे में बहुत ज्यादा समय लेते हुए मैं दीपाली मैडम से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहने का कष्ट करें। मैडम आप चाहे उसको ले सकते हैं, वो पीड़ा है बोला। एक मिनट। आज हमारे बीच सर आए हैं सिटी से। आपको कुछ नए कानून के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग पहले आईपीसी के बारे में पढ़ा होगा, कहीं संविधान के बारे में पढ़ा है, पढ़ते होंगे पॉलिटी। तो जैसे एक होता है ना कि अपने देश में जो भी कानून लागू हैं उनके बारे में ना जानना भी एक अपराध होता है। जाने अनजाने हम बहुत सारे अपराध करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो जैसे पहले यहाँ पे आईपीसी चलता था, भारतीय दंड संहिता, तो उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस जिसको कहते हैं। सीआरपीसी चलती थी और बीएनएस चलता था, तो सीआरपीसी को रिप्लेसमेंट करके बीएनएसएस आया। तो आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये रिप्लेसमेंट कब हुआ? 2023 में। ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 में। तो आप लोगों को नए कानून के बारे में सर बताएंगे। इसमें कुछ चेंजेस हैं, सर आपको डिटेल्स बताएंगे। तो वेलकम सर। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल मैम सबसे पहले और स्कूल का स्टाफ, उनका थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम सबको कि एक शॉर्ट नोटिस पे बहुत ही इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराना चाहते थे हम। अभी क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है आज 31 अक्टूबर को, और वो 150वीं जयंती है, और वो सिविल सर्विसेज के फाउंडिंग फादर में कहा जाता है, जिन्होंने जो आज आप आईएएस आईपीएस सुनते हैं तो वो उन्हीं के दिमाग से जो इसकी फाउंडेशन थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ही रखी गई थी। अब न्यू क्रिमिनल लॉज जो है जिसके संबंध में ये डिस्कशन या जिसके बारे में जानकारी आपको अभी सब इंस्पेक्टर दीपाली ने दी, उसके संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप में से कितने लोगों को जानकारी है आईपीसी या बीएनएस क्या है? हाथ उठा के एक बार बताएं। सुना है कभी कि क्रिमिनल कोई पकड़ा जाता है जो एफआईआर सबने सुना है? तो एफआईआर होती है तो उसमें किन धाराओं में वो एफआईआर पंजीकृत करी जाती है? आप देखेंगे कि 2024 से पहले आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जब थे तो उसमें एक अंग्रेजों के हिसाब से बनाया हुआ 1860s में ये फ्रेम किया गया था, 1860 के आसपास। उस टाइम पे जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे जो सोसाइटी की कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, उसके हिसाब से वो बनाए गए थे। और ये तो आप सब मानेंगे कि 250 साल पहले और आज के समय में बहुत बदलाव आ गया।
तो ये जरूरी था या नहीं था कि नए क्रिमिनल लॉज, नए लॉज आने चाहिए, नए सेक्शन आने चाहिए जिसके हिसाब से बदलाव हो और लॉज जो है हमारे वो अप टू डेट रहे जो आज की सोसाइटी की कंडीशन है। जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपने, ये कोई क्राइम से रिलेटेड नहीं है लेकिन कैसे सोसाइटी चेंज होती है इसको आप जानते होंगे। आप लड़कियां हैं जितनी भी यहाँ पे मौजूद, आप में से कितनी लड़कियों की माताएं जो है उन्होंने ग्रेजुएशन करी है? आप हाथ उठाएं एक बार। काफी कम है। अगर आप अपनी माताओं से पूछोगे कि उनकी माताओं ने ग्रेजुएशन करी थी या नहीं करी थी, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और ये मैं काफी इस बात से संतुष्ट हूँ कि आने वाले टाइम में आप सब लोग भी एटलीस्ट ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और जाके अच्छी जगह पे नौकरी भी करोगे और देश के लिए काम करोगे। इससे ये पता चलता है कि कैसे समाज चेंज हो रहा है। तो 2024 में जब न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे तो वो इसी महत्वाकांक्षा के साथ थे कि किस तरीके से जो समाज में चेंजेस आए हैं उन्हें हम लॉज में ला सकते हैं और कैसे उससे बेटर पुलिसिंग हो सकती है, क्राइम का बेटर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो सकता है और कैसे उनको रिजॉल्व किया जाए, क्राइम को समाज में ये किया जा सकता है। तो कुछ ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, बस 5 मिनट के अंदर कुछ बेसिक हाइलाइट्स जो है वो 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा जो इसमें नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपके बहुत काम आएंगे। पहला है EFIR। EFIR मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR। इलेक्ट्रॉनिक FIR मतलब आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ईमेल के माध्यम से या यूपी कॉप ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यूपी कॉप ऐप है, उसके माध्यम से आप अपनी FIR पंजीकृत करा सकते हैं। जो ज्यादा सीरियस मैटर नहीं होते उनके संबंध में है, जैसे आपका फोन चोरी हुआ, लैपटॉप चोरी हो गया, कुछ स्थिति में आपकी अगर गाड़ी भी चोरी हो गई, आपको कोई परमिशन, यूपी कॉप ऐप जो है उस पे आप परमिशंस भी ले सकते हैं। कोई आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना है, आपको कोई प्रोसेशन निकालना है, कोई सभा करनी है, कोई जुलूस निकालना है, उसकी परमिशन भी यूपी कॉप ऐप पे आप ले सकते हैं। तो एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यूपी कॉप ऐप के बारे में आज आप जाके सब देखना, जो फोन इस्तेमाल करते हो यूपी कॉप ऐप जाके आप देखना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपको पता चलेगा और कैसे वो आपके लिए मददगार साबित हो गए। एक बार आप चेक कर लोगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। EFIR समझ आ गया। अब है जीरो FIR। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि पिक्चरों में देखा होगा, आप में से कितने लोग थाने गए हैं आज तक कोई कंप्लेन लिखाने या कोई शिकायत करने, या परिवार सदस्य कोई शिकायत करने गया हो उसके साथ में? बहुत ही कम। लेकिन आपने जो थाने का जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है थाने का, वो आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो आपने बहुत कॉमन लाइन सुनी होगी कि एक आदमी गया अपना फोन, उसने बोला कि मेरा फोन चोरी हो गया है। उन्होंने बोला कहाँ चोरी हुआ था? कि मैं बस में दिल्ली से प्रतापगढ़ आ रहा था, तो बस स्टैंड पे ही किसी ने मेरा फोन मेरी जेब से निकाल लिया, मुझे पता नहीं चला था। प्रतापगढ़ में आके पहले के टाइम पे अगर वो बोलता कि 2024 से पहले जीरो FIR नहीं आया था, अगर वो आके बोलता कि आपका फोन तो दिल्ली में चोरी हुआ है तो आप दिल्ली में जाके FIR लिखवाओ, क्योंकि घटना दिल्ली से संबंधित है। जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है? वो दिल्ली में हुई है, तो उसे बोलते कि वहीं जाके आप FIR लिखवाओ। तो जीरो FIR ने इसे रिजॉल्व किया है। इसे रिजॉल्व कैसे किया है? आपके साथ घटना कहीं पे भी हो, आप अपने सबसे पास वाले थाने में जाके उसकी सूचना दे दें, तो आपकी FIR एक पंजीकृत कर ली जाएगी। अब जीरो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जीरो लिखा होता है। FIR नंबर 0/ईयर 25। उस FIR को संबंधित थाने पे जिससे वो संबंधित है उस पे पहुंचाने तक की जिम्मेदारी उस जनपद की पुलिस की ही होगी और उसके लिए प्रॉपर SOPs वगैरह दी हुई है। तो दूसरा जो आपने सीखा क्या कि घटना कहीं पे भी हो, FIR आप कहीं पे भी करा सकते हैं। तो कोई अगली बार अगर बोले कि घटना वहीं पे, तो आप जाके बोलना कि जीरो FIR पंजीकृत करने का वो है, तो आप उसमें जीरो FIR पंजीकृत करके संबंधित थाने में भेज दें। तीसरा है विमेन संबंधित जो क्राइम है, महिलाओं से संबंधित जो क्राइम है, उसके संबंध में बहुत विस्तार हुआ है।
और एक नया सेक्शन आप सुनेंगे वो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है सेक्शन 69। सेक्शन 69 में क्या है, आप देखेंगे कि बहुत सारे महिलाएं जो है वो इस बात से परेशान रहती है, क्योंकि ये क्यों आया, क्योंकि सोसाइटी बदल रही है। आपने देखा होगा लिव इन रिलेशनशिप जो है वो चल रहे हैं, बहुत लोगों के अफेयर होते हैं, उनकी शादी कुछ ही हो पाती है, कुछ शादी नहीं करना चाहते इससे संबंध में। पर जो लोग धोखे में रख के रिलेशनशिप बनाते हैं और सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, जो लोग अपना नाम बदलकर या धर्म बदलकर सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं, झूठ बोल के रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उनके विरुद्ध सेक्शन 69 बीएनएस में अब एफआईआर पंजीकृत करी जा सकती है। इसमें 10 साल की सजा है, क्योंकि समाज बदला तो इस नए कानून को और इस नए सेक्शन को लाने की जरूरत पड़ी। बाकी आपने दहेज उत्पीड़न सुना होगा। दहेज उत्पीड़न में आप अपने परिवार में भी कोई रिश्तेदार हो, कोई हो जो इस समस्या से जूझ रहा हो, उसे भी बताना। दहेज उत्पीड़न में पहले देखा जाता था कि फिजिकल एब्यूज, मतलब चोट नहीं आई है तो क्या है, कुछ आपको उत्पीड़न हो ही नहीं है, ऐसा समझा जाता था नॉर्मली। जो पुलिस की सारी जगहों पर मानसिकता थी, क्योंकि वो उस सेक्शन में लिखा था, उसमें था कि फिजिकल एब्यूज या हरासमेंट करेंगे तो। लेकिन इसका स्कोप को एक्सपैंड करते हुए अब मेंटल और इकोनॉमिक एब्यूज, मतलब किसी तरीके से आप उसे जो घर पे खर्चा करने के लिए पैसे की जो जरूरत है वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या उसे मानसिक तनाव इतना दे रहे हो कि जिसकी वजह से वो कोई गलत कदम उठा सकती है या बहुत परेशानी में अपना जीवन काट लिया, उससे संबंधित भी अब एफआईआर को पंजीकृत करी जा सकती है। उसके बाद बहुत सारे रेप संबंधित जो है, स्टॉकिंग संबंधित जो है, स्टॉकिंग है मतलब कि कोई आपका पीछा जो करता है। तो पहले होता था कि पीछा तो फिजिकली होना चाहिए, मतलब कोई पीछा कर रहा हो तभी होता है। अब इसमें बहुत प्रिसाइजली एक सेक्शन है जिसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग भी अब अलाउड है। साइबर स्टॉकिंग अगर आपको कोई कर रहा है तो मुकदमा पंजीकृत इसमें किया जा सकता है। कोई लड़का है, कोई आदमी है जो ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल रेगुलरली देखता है, आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ गई थी, उससे संबंधित आपको मैसेज करता है, आपका पीछा कर रहा है डिजिटल एस्पेक्ट में भी, तो उसमें भी एफआईआर पंजीकृत की जा सकती है। अब एक क्योंकि साइबर संबंधित अपराध आ गए हैं, तो साइबर संबंधित अपराध में आप बहुत लोगों ने डिजिटल अरेस्ट तो सुना होगा, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो इसमें धारा 324 है बीएनएस में, उसमें डिजिटल स्कैम्स जो है और फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उनके लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया है। अगर किसी के साथ भी इस तरीके का अपराध होता है तो उसमें इस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ऑर्गेनाइज क्राइम का एक नया सेक्शन आया है। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब संगठित होकर जब कोई अपराध करते हैं, जैसे एक गैंग चल रहा है, जो गैंग हर जगह से पैसे लूटता है या कुछ भी करता है, धांधली करता है, फ्रॉड करता है किसी के साथ, तो उससे संबंधित एक नया सेक्शन ये ऑर्गेनाइज क्राइम से संबंधित इंट्रोड्यूस किया गया। तो 4-5 हमने बातें आज सीखी, यही बेसिक जिस्ट है। आप लोग जब समाज में हो तो आपको सब बच्चों को ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्या क्या आपके पास है। और आजकल गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी सब देख सकते हैं, जहां भी आपको लगे कुछ पढ़ने की जरूरत है और आप वो अपने आप उसे सर्च कर लें, ठीक है, उसे पढ़ लें। और कोई भी संबंधित जानकारी है तो अपनी नियरेस्ट चौकी जो या फिर सब इंस्पेक्टर दीपाली है, जो कि हमने स्कूल संबंधित सारी शिकायतों या चीज के लिए इन्हें इंचार्ज बनाया है, उससे संबंधित आप शेयर कर सकती हो किसी भी चीज को, क्योंकि समाज बदला तो नए नियम है और नियम समाज के साथ बदलते रहते हैं। तो इसलिए जो पहले वाला पिक्चर वाला जो पर्सपेक्टिव दिखाया है बॉलीवुड मूवीज में कि थाने पे जाने से डर लगना या थाने पे तो बहुत परेशानी होती है, थाने पे तो नहीं जाना चाहिए, गलत है। कोई भी संबंधित शिकायत हो, कोई परेशानी हो, उसके संबंध में बेहिचक आप अपने संबंधित थाने पे जाके उसकी रिपोर्ट करें, जाके बात करें। वहां पे विशेष शक्ति केंद्र बने हुए हैं जो महिला संबंधित अपराध के बारे में, महिलाओं का अगर उन्हें साइकोलॉजिकली कुछ वो डिफिकल्टी फेस कर रही है तो उसके लिए उनकी मेंटली भी वो उनकी थेरेपी रिलेटेड सेशन, मतलब कि उनसे बात करके समझा के किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, ये सब है। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, साकेत कॉलेज का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया, और आशा करता हूँ कि जो मैंने बातें आपको बताई है उससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। ठीक है, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे देश में हमारे श्री श्री प्रताप गढ़ महोदय उपस्थित होकर हमारे छात्राओं को विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में जानकारी दी। मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है और इसमें महिलाओं के सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रक्रियाओं से जोड़ने का भी प्रावधान इसमें बनाया गया है। कार्यक्रम अब समापन किया जा रहा है। मैं अपने इस महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम से सादर आग्रह करता हूँ, कृपया मंच पर आएं, हमारे अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित करें। आदरणीय हमारे अतिथि के रूप में आए हुए सीईओ सर और दीपाली मैडम और इस पुलिस विभाग से आए हुए अन्य लोग, हम सभी साकेत परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है कि आपने इस विद्यालय के प्रांगण में आप आए और हमारे बच्चों को सीईओ सर ने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो उनके कार्य से, उनके जीवन से संबंधित है, ऐसे लॉज बताए। वैसे सर अगर कुछ गलत बोल जाएंगे तो उसको माफ करिएगा। लॉज बहुत बनते हैं और उसको कैसे एक्शन में लाया जाए, सबसे अधिक प्रॉब्लम्स ये होती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती है, शिक्षा सबको दी जाए, सबकी रक्षा किया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए उनको, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन कैसे किया जाए इस दूषित समाज में? हम क्या करें कि हम अपने सारे बच्चों को शिक्षित बना पाए। हमारे गार्जियन नाम लिखा देते हैं और रेगुलर नहीं भेज पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारी बच्ची अगर वो गई है तो सुरक्षित होकर लौटेगी। इसके लिए क्या किया जाए? मैं अपनी एक कथा बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी बीटेक कर रही थी और 3rd ईयर से ही सर्विस के लिए, जॉब के लिए आने लगता है कॉल। मैंने उसको जाने नहीं दिया। विश्वास मानिए उसका कैरियर हमने खराब कर दिया। मुझे 3rd ईयर से कौन सी जॉब मिलेगी? कैसे तुमको अकेले भेज दें दिल्ली जैसी जगह पर, तुम्हें कैसे भेज दें? तो ऐसी सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना सभी पेरेंट्स के अंदर है। हम जानते हैं जब मेरे अंदर है तो हमारे सभी गार्जियन के अंदर है। आप विश्वास मानिए कि 25-30 किलोमीटर दूर से हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और लेकिन उनके अंदर भी एक इतना डर बना रहता है कि अगर 5 मिनट भी देर हो गई उनके घर पहुंचने पर तो वो फोन करने लगते हैं। कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि 10 मिनट देर हुआ, कोई कार्यक्रम है, कुछ है, और गार्जियन प्रॉब्लम करने लगता है। लेकिन हम जानते हैं उनकी प्रॉब्लम। उनको अपने जीवन, अपने लड़कियों के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचना है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो हम आप तक नहीं पहुंच पाते हैं और अगर गार्जियन से कहते भी हैं तो बोले नहीं, हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि बच्चे की शादी होनी है, लोग दुनिया भर की बातें करेंगे। तो सबसे पहले रूल्स और रेगुलेशन जो भी लाना चाहिए, लेकिन इतना इजी बनाया जाए कि किसी को कष्ट ना हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आपने बहुत अच्छी बातें बताई और उससे बहुत फायदा भी होता है। आप लोग का स्नेह इस विद्यालय में हमेशा से बना है और हमारे बच्चे भी कहते हैं किसकी हिम्मत है हम साकेत में पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग का हमेशा का स्नेह इस कॉलेज से बना, आज नहीं बहुत पहले से। शायद एसपी साहब थी चंद्रिका राय साहब, बहुत 20-25-30 साल पहले, वो भी इस कॉलेज को बहुत मानते थे। और सभी लोग, हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ मिनिमम दुर्घटना की संभावना होती है और वैसे ना ही समझिए, लेकिन बच्चों को इतना सशक्त बनाना जरूरी है कि वो अपनी बात कह सकें, अपनी प्रॉब्लम कह सकें। ऐसा वातावरण वो हम ही सब दे सकते हैं। पुनः मैं अपने सीईओ सर को
आभार देती हूँ कि मेरे कॉलेज में आए, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई और आप लोग के आने से हमारे बच्चों का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उनको भी आप लोग जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो यही कहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे आए हुए अतिथियों का आभार ज्ञापित कर उनके सम्मान में चार चांद लगाने का कार्य आपके द्वारा किया गया। क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है और यहाँ न्याय की बात भी हो रही है, कार्यक्रम समापन की ओर है। तो ऐसे में मैं राष्ट्रगान के लिए अनिता मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया दो बच्चों के साथ मंच पर आ जाए, जिससे राष्ट्रगान को प्रस्तुत कर कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समापन की ओर ले चला जाए।